हाँ जी, तो सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंग्लिश मेथड्स को देखेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन क्लास है ये, तो हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। चलें पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं हमारी क्लास को। देखिए, ऑलरेडी मैं आपको बताई हूँ कि यहाँ हमारा जो वे ऑफ स्टडिंग है, स्मार्ट वे में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो नंबर ऑफ टॉपिक को देखने के बजाय एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम लोगों को ज्यादा फोकस करने हैं, ताकि मार्क्स हमको जाए नहीं भाई। मतलब मेन चीज होती है स्ट्रक्चर, क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं और किस वे में आपको पूछ रहा है। तो आप जब सॉल्व करेंगे पेपर को तो 360 डिग्री आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस तरह बन रहा है, पैटर्न किस तरह बन रहा है। देखिए, पढ़ना अलग चीज है, एग्जाम में जाके सॉल्व करना अलग चीज है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सॉल्विंग का आइडिया मिल रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करना है। उसके साथ साथ हम लोग हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें भी देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है पहला हमारा। This is a component in each unit of primary English textbook of Telangana State Board for the self-assessment of the student on the unit they read. तो मेन फोकस करने की चीज क्या है यहाँ पर, सेल्फ असेसमेंट है। तो यानी कि हमारे तेलंगाना के सीआरटी टेक्स्ट बुक में इंग्लिश में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स दिए गए हैं हर यूनिट के बाद, जो बच्चों के सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए गए हैं। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ असेसमेंट? थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए सेशन को, थोड़ा हम 2 वे लेके चलेंगे इसको, तो आप लोगों को भी मजा आएगा पढ़ने में, वरना बोरिंग लगेगी क्लास। एनीबॉडी? सेल्फ असेसमेंट किसको कहेंगे हम लोग? टेस्ट अपने आप का जायजा लेना। जी, खुद का जायजा लेना, अपने आप का जायजा लेना। तो हमारे टेक्स्ट बुक में आफ्टर एवरी यूनिट, आप इंग्लिश की नहीं दूसरे भी देख लो आप लोग, ईवीएस वगैरह, उसमें भी हर यूनिट के बाद आपको एक सेक्शन दिया गया है कि सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो वो क्या है, उससे क्या हमको पता चलेगा भाई? क्या पहले देखिए, यहाँ तो आप लोगों को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ऑप्शन क्या रहेगा सही, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि जो रॉन्ग आंसर है वो रॉन्ग क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब कोई लेसन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब बच्चों के लिए कोई चीज दी जा रही है लास्ट में, मैंने क्या सीखा, इससे क्या पता चल रहा है बच्चों को कि वो कैसे सीखे हैं और क्या सीखे हैं। इससे टीचर की, मतलब टीचर किस तरह पर, ये बात तो पता नहीं चल रही है ना। मतलब जो यूनिट के बाद में दिया गया है उससे ये तो पता नहीं चल रहा है टीचर ने कितना पढ़ाया। स्टूडेंट के सेल्फ असेसमेंट की बात की गई तो टीचर का कोई रोल नहीं होगा वहां पर। तो वहां पर ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। हाउ वेल माई टीचर टॉट द यूनिट, गलत बात है। और कितनी चीजें मुझे रिमेम्बर है, देखिए रिमेम्बर, मेमोरी, ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाएगी। रट्टा मारना, रूट मेथड, ये चीजें नेगेटिव आ जाएगी, तो ये भी नहीं है। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लर्निंग, मैं लर्निंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये भी नहीं है। जब सेल्फ असेसमेंट की बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि मैंने कितना सीखा है। ठीक है ना। हाउ वेल डिड आई अंडरस्टैंड दिस यूनिट, मैंने कितना सीखा है। उसके लिए वहां पे कुछ क्वेश्चन है बच्चों के लिए, चेकलिस्ट बता सकता, चेकलिस्ट के जैसे क्वेश्चन है भाई। एक चेकलिस्ट के जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये चीज वो समझा या नहीं समझा। ठीक है ना। तो किसके लिए दिए गए हैं, तो ये बच्चे के सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए गए हैं। ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, इतना कुछ यहाँ पे डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा ज्यादा वक्त ले ली इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। The following is not a feature of language acquisition। अगर यहाँ पर आप कोई सीटेड लिख के आए होंगे तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग, इससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता। तो व्हाट इज मीन बाय लैंग्वेज एक्विजिशन, कोई बोल सकते हैं यहाँ पर? इसको कहेंगे हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन। जबान का हुसूल को बोलते ना मैम। जी, जबान के हुसूल एक अलग चीज होती है और जबान का सीखना एक अलग चीज होती है। आप जो स्कूल में जाकर सीख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज, जी, आप लोग इंग्लिश में जो प्रॉपर वे में जो सीख रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग लर्निंग। लेकिन हमारी जो मदर टंग है भाई उर्दू, उसको सीखने की जरूरत है क्या? आप लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं बिना स्कूल जाए भी मदर टंग का यूज कर लेते हैं और अच्छा खासा यूज कर लेते हैं। तो मदर टंग स्पेशली जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी, उसको हम लोग एक्विजिशन करते हैं, उसको हम लोग अक्वायर करते हैं उसको। तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा भाई, उसके ताल्लुक से हमको नॉट अ फीचर, यानी कि गलत बयान हमको यहाँ पर कौन सा है बताना है। तो नेचुरल प्रोसेस है ये, कुदरती ऑब्वियसली बात है भाई, क्योंकि नेचुरली तौर पर हम अपनी जबान सीख रहे हैं। कोई एफर्ट्स लगा रहे क्या? उर्दू जुबान सीखने के लिए हम लोग कोई एफर्ट्स लगा रहे, उसको ले लेके बैठ रहे दिन रात?
नहीं, वो नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर हमारे अंदर होता है, वो हम लोग सीख लेते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 मीनिंगफुल इंटरेक्शन। ऑब्वियसली बात है, हम जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीखेंगे वो इंटरेक्शन से आएगी भाई, कम्युनिकेशन होगा। छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने घर वालों से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जब वो बातचीत करेंगे तो खुद ब खुद उसको सीख जाएंगे। तो ये मीनिंगफुल इंटरेक्शन की वजह से होता है, ये भी सही है। उसके अलावा फोकस ऑन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। जब हम फर्स्ट लैंग्वेज को अक्वायर करेंगे तो सबसे मेन चीज यहाँ पे जो हो जाएगी, कम्युनिकेशन। हम लोग यहाँ पर ग्रामर सीखते हैं क्या? अलग से ग्रामर रूल सीखते हैं क्या? नहीं। जो बेस रहेगा वो कम्युनिकेशन रहेगा, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी बात भी सही है। तो गलत बात क्या हो जाएगी एक्विजिशन के ताल्लुक से? ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है, बिल्कुल गलत बात है। कॉन्शियसनेस कब आएंगी हमारे अंदर? जब कोई चीज हम पूरी फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सीख रहे हैं। जैसा कि आप लोग सब्जेक्ट सीखते हैं, स्कूल में जाने के बाद प्रॉपर वे में आप क्लास में बैठते हैं, आपको टीचर पढ़ाते हैं, तो अब वो कॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा। शऊरी तौर पर आप वहां पर मौजूद हैं और आप कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जो लैंग्वेज हो जाएगी फर्स्ट लैंग्वेज, जिसको हम अक्वायर कर रहे हैं, क्या उसको फोकस के साथ सुनने की जरूरत है? कॉन्शियसनेस देकर उसको समझने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं भाई, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा वो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। विच मीन्स के इसको हमको क्या कहेंगे, फोकस के साथ प्रॉपर वे में सीखने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग नेचुरल तौर पर सीख जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं आप लोगों को याद रखनी है, जो डिफरेंसेस है हमारे लर्निंग और एक्विजिशन में क्या हो जाएंगे। ये देखें, तो ये कुछ चीजें हैं आप लोगों ने याद रखनी है। जैसा कि अक्वायर मीन्स गेन, हम लोग जो फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी उसको हम गेन करेंगे। ठीक है ना? और लर्निंग मीन्स बाय स्टडिंग, हम लोग जो स्कूल में जाकर या फिर कहीं भी हम लोग क्लासेस लेते हैं, प्रॉपर तरीके से जो हम लोग जुबान सीख रहे हैं, वो हमारी लर्निंग हो जाएगी। लेकिन घर में आतराफ के माहौल से जो हम सीख रहे हैं वो एक्विजिशन हो जाएगा। ओके, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड इनेट, ये हमारा अंदरूनी तौर पर होगा, नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना? जो हमारा लर्निंग हो जाएगी वो बाहरी तौर पर हमको सिखाया जाएगा, तो इनर प्रोसेस नहीं होगा वो। इसके अलावा ये जो हो जाएगा हमारा सब कॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है ना? लाशऊरी तौर पर हम लोग सीखते हैं ये चीजें, और ये जो हो जाएगा शऊरी तौर पर सीखने वाला प्रोसेस है हमारा लर्निंग। उसके अलावा हमको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है भाई। जब हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं, बच्चा कोई एफर्ट्स नहीं लगाता है, बच्चे के खुद ही अंदरूनी तौर पर क्या करता है, बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज अपनी सीख लेता है। लेकिन वही अगर आप इंग्लिश पढ़ने जाएंगे भाई, अगर आप तेलुगु पढ़ने जाएंगे, तो आप खुद से कर पाएंगे? नहीं कर पाए। आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश समझने के लिए आपको खुद की एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। आप लोग इवन अभी भी बहुत सारे हम लोग उर्दू मीडियम के हैं, तो हमको मसला होता है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में मसला होता, ग्रामर में मसला होता। तो हम लोग एफर्ट्स लगा के सीखते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं इसके लिए, ग्रामर की क्लासेस लेते हैं, स्पीकिंग क्लासेस लेते हैं। तो हमको इसमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है लर्निंग में। जबकि एक्विजिशन में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एक्विजिशन कैसे करते हैं भाई? अपने पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर से और अपने आसपास के माहौल से। लेकिन जो लर्निंग हो जाएगी हम टीचर से सीखते हैं। आप क्लासेस ले लो, आप लोग के ट्यूटर से वगैरह, उनसे सीखते हैं। इसके अलावा आप लोग बुक से सीख सकते हैं, या फिर आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर से सीख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अदर इक्विपमेंट्स। ठीक है ना? और ये जो हो जाएगी एक्विजिशन, अक्सर जो है मदर टंग या फिर फर्स्ट लैंग्वेज जो हो जाएगी उसको हम लोग अक्वायर करते हैं। जबकि जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी या फिर थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी, उसको हम लोग लर्न करते हैं। किसी को डाउट है इसके अंदर? तो यहीं से आपको स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। ये कुछ डिफरेंसेस है, आपको याद रखने हैं। तो चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। यस, यूनिवर्सल ग्रामर जो है किसने पेश किया है या फिर किससे एसोसिएटेड है? आप लोग ये बताइए। नॉम चॉम्स्की। यस, नॉम चॉम्स्की। इससे हटके चॉम्स्की से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोग बता सकते हैं? एलएडी भी दिए ना मैम, कॉन्सेप्ट ने एलएडी का जी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कभी भी ये का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, या फिर एलएडी किसने पेश किया है ये पूछ लेता आपको। तो यूनिवर्सल ग्रामर और एलएडी दोनों के देने वाले ही कौन है हमारे? नॉम चॉम्स्की है। ठीक है ना? लैंग्वेज से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे तजुर्बात किए हैं। इनको नेटिविस्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना? इनको नेटिविस्ट भी माना जाता है। यूनिवर्सल ग्रामर बोल लो आप लोग। और लैड, ठीक है ना? लैड जो है इनसे रिलेटेड है, याद रखिए। लैड का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए।
द मेन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड, जो हम लोग क्या कहेंगे उसको, उर्दू में कुछ कहते हैं ना रीडिंग अलाउड को, बुलंद 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 खवानी खवानी, बोलते हैं। राइट राइट, हाँ बुलंद खवानी जो करते हैं हम लोग, वो उसके मेन एडवांटेज क्या है बुलंद खवानी कराने का, आप लोग खुद बोल सकते हैं, बोलिए। हम लोग बच्चों को बुलंद खवानी कराते हैं, रीजन क्या है बुलंद खवानी कराने का? अच्छा, बुलंद खवानी कब करेंगे हम लोग? से पढ़ना आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस पे गए ना, तो पहले बच्चों से कराएंगे फिर पहले टीचर करेंगे? फर्स्ट पहले मॉर्निंग टीचर के लिए थी करेंगे। मैडम, पहले टीचर यस कराएंगे। यस बिल्कुल, पहले टीचर क्या करेगा, एक मर्तबा उनको एज अ मॉडल जो है बुलंद खवानी कराएगा, उसके बाद वन बाय वन हम बच्चों से बुलंद खवानी कराते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है? तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग तलफ्फुज और तर्ज तकल्लुम देखेंगे उनका, मतलब किस तरह से वो अल्फाज को अदा कर रहे हैं, किस तर्ज में पढ़ रहे हैं। बुलंद खवानी इसीलिए हम करते हैं। ओके ना, यहाँ पर कुछ समझाए जैसी चीज है क्या? आसान था ये, आगे बढ़ेंगे। और खास तौर पर जो बुलंद खवानी के ये मेथड्स है ना, ये हम लोग प्राइमरी यूज करते हैं, ठीक है ना। जो छोटे क्लासेस होते हैं प्राइमरी के, वहां पर अक्सर नज़में बहुत ज्यादा होती हैं, उनको पोएम्स होते हैं, तो हम लोग वहां पे बुलंद खवानी या फिर लाउड रीडिंग कराते हैं। मेन पर्पस क्या है लाउड रीडिंग का? प्रोनाउंसिएशन सही करना है और तर्ज तकल्लुम उनका सही करना है, आर्टिकुलेशन यानी कि अल्फाज की अदायगी, इस तरह से वो लोग कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखें, इन इंडिया इंग्लिश वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एजुकेशन ड्यूरिंग दिस द गवर्नर जनरल। आप लोग पर्सपेक्टिव में पढ़ के होंगे, तो बोलिए इंडिया में इंग्लिश कब आई? लेकर आने वाले कौन है, बोलिए। चलिए, इंडिया में इंग्लिश को लेकर आने वाले कौन है? जल्दी। ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, कोई और जो लोग पर्सपेक्टिव पढ़ के होंगे यहाँ पर, उनको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इंग्लिश, द फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है उनको, द फादर ऑफ इंग्लिश। लॉर्ड विलियम मैडम, 1835। नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक तो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम पर एक लॉ मिनिस्टर आए थे, वो जिन्होंने लेकर आए थे इंग्लिश को, वो लॉ मिनिस्टर का नाम क्या है? लॉर्ड मैकाले। यस यस करेक्ट। लॉर्ड मैकाले जो है, आप लोग, आपको पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वो जो है भाई 1835 में जो है इंडिया को आए थे। उस टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, तो विलियम बेंटिक सही हो जाएगा। लेकिन लेकर आने वाले कौन थे? हमारे लॉर्ड मैक्यूले थे। जो लॉर्ड मैक्यूले जो उनको जो लेकर आए थे, उनकी जो रिपोर्ट है उसको मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। 2 फरवरी 1835 आई थिंक, 2 फरवरी 1835 को वो लॉर्ड मैकाले जो है ना, वो मैकाले मिनट बल्कि एक बुक लेकर आए थे, एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज बोल सकते हैं आप, वो लेकर आए थे, जहां पर उन्होंने फॉर्मली इंग्लिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तब से इंग्लिश को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। इस एक्ट को इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखनी है आप लोगों को, क्योंकि ये जो लॉर्ड मैकाले है ना, इन्होंने मतलब जो आज जो इंग्लिश का जो इतना गलबा है हमारे पास, ये इसके रीजन है हमारे लॉर्ड मैक्यूले, ठीक है ना। मतलब उनका ये मानना था कि वो क्या करेंगे भाई, ऐसे लोग पैदा करेंगे जो खून में रंग में तो इंडियन होंगे, बट उनका टेस्ट इंग्लिश रहेगा। इनका ये मानना था लॉर्ड मैकाले का। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, आप लोग सुने होंगे वर्ड इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के पेश करने वाले भी हमारे मैक्यूले थे। इनका क्या मानना था भाई, हम लोगों को सबको हमको एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, जो उस टाइम पर जो हायर लेवल पे जो तबका था कास्ट वाले, उनको हम एजुकेशन दे देंगे, वो लोग क्या करेंगे फिर दूसरों को एजुकेशन दे देंगे। तो इसको डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो उनका क्या मानना था, पूरे मास को, पूरे पीपल को, कॉमन पीपल को एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो हायर सेक्शन हो जाएगा उसको देंगे, वो लोग फिर छोटे लोगों को देंगे। इनका ये मानना था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ेंगे। एक और चीज भी यहाँ पर मतलब मुझे याद आ रहा है तो बता रही हूँ मैं आपको। इनसे पहले जो है हमारी कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी, बता सकते? एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ कोर्ट्स इंग्लिश से पहले इंडिया में, 1835 में लेकर आए ना इंग्लिश। उससे पहले जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो कौन सी थी? संस्कृत। ना, पर्शियन थी। ठीक है ना। कोर्ट लैंग्वेज जो है पर्शियन थी, क्योंकि जो मुगल्स थे, लास्ट जो रूलर्स थे, मुगल्स के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना अपने पास, तो मुगल्स के जमाने में जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। पर्शियन इन्होंने आके क्या करे, फिर कोर्ट लैंग्वेज को पर्शियन से चेंज करके इंग्लिश बना दी। इनको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है मैक्यूले। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल चूजिंग द चिल्ड्रन लिटरेचर, यानी कि बच्चों के लिए जब हम लोग अदब चूज कर रहे हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर चूज कर रहे हैं, माइक ऑफ करिए प्लीज, किसी का ऑन है, तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट किसको देंगे, मतलब सबसे कम अहमियत हम किसको देंगे, बोलिए भाई। ऑब्वियसली बात है, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग रहेगा उनका अदब, जो भी हम लिटरेचर देंगे, सही बात है। थीम वाइज देंगे भाई, ये भी सही बात है। और फॉन्ट और साइज भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम लोग ऐसे लिटरेचर देंगे, बिल्कुल बच्चों के नजर ही नहीं आ रहा है, फॉन्ट सही नहीं है उसका, पढ़ने ही नहीं आ रहा है, बच्चों को नजर ही नहीं आ रहा है, तो फायदा ही नहीं है। तो ये 3 चीजें करेक्ट हो जाएगी। जो गलत है, मतलब गलत नहीं बोल सकते, लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे तो सबसे आखिरी नंबर पर आएगा रेपुटेशन ऑफ द राइटर, यानी कि जो राइटर है उसकी रेपुटेशन से हमको लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। हम यहाँ पे बच्चों का फायदा देखेंगे, राइटर की रेपुटेशन से हमको लेना देना नहीं है। तो जब हम लोग बच्चों के लिए लिटरेचर चूज करेंगे तो हम उनके एज को इंपॉर्टेंस देंगे, बच्चों के लिए कौन सी थीम्स को हम लिटरेचर में ऐड कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस देंगे, और वो जो बुक रहेगी उसका फॉन्ट कैसा रहेगा, साइज कैसा रहेगा, उसको हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन रेपुटेशन ऑफ राइटर यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कुछ समझाने की चीज है क्या इसमें, आगे बढ़ेंगे। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहाँ पर लाउड रीडिंग के ताल्लुक से क्वेश्चन आया था ना, तो मैं एक आप लोगों के लिए डिफरेंस ऐड कर ली थी कि फर्क क्या होता है भाई लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो देखिए लाउड रीडिंग ऑब्वियसली आपको पता ही है, ये फ्लुएंसी पर ज्यादा क्या कहेंगे हम लोग, फोकस करती है। ठीक है ना। एम एट फ्लुएंसी इन रीडिंग, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे ज्यादा फोकस करती है हमारी लाउड रीडिंग। जबकि हमारी साइलेंट रीडिंग, जिसको हम खामोश खवानी के नाम से जानते हैं, ये कॉम्प्रहेंशन पर यानी कि समझने पर जोर देगी। ठीक है ना। और लाउड रीडिंग जो है भाई, पहले टीचर मॉडल रीडिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, खुद से लाउड रीडिंग करेंगे। लेकिन साइलेंट रीडिंग में टीचर मॉडल रीडिंग प्रोवाइड करती है क्या, नहीं करती है। बच्चे खुद से क्या करेंगे, बच्चों के अंदर हम लोगों को हैबिट फॉर्मेशन करना पड़ेगा खामोश खवानी के लिए। ठीक है ना। और ये स्पेशली हायर क्लासेस में होता है। बुलंद खवानी प्राइमरी के लिए अच्छा होता है, और हमारा जो खामोश खवानी है वो हायर के लिए अच्छा होता है। ठीक है ना। इसमें पंक्चुएशन पे ध्यान देना पड़ता है भाई, और इसमें मोस्टली जो है हमारा साइलेंट रीडिंग सेकेंडरी लेवल पे होता है, और लाउड रीडिंग में कॉम्प्रहेंशन नहीं होता। मतलब बच्चे जो पढ़ रहे, आपको पता ही है, बच्चे जो नज़्में वगैरह पढ़ते हैं, बच्चों को उसका मतलब पता होता है क्या, नहीं होता है। बस फ्लो में वो बोलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, रट्टा मार लेते हैं, रूट मेमोरी। लेकिन जो खामोश खवानी बच्चे करेंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो कॉम्प्रहेंशन को है, समझ पर। उसको इंडिविजुअली तौर पर बच्चे खामोश खवानी करते हैं ना, तो हर कोई वहां पे मीनिंग पर ज्यादा फोकस करता है। ओके। और ये हमारा लाउड रीडिंग 1 by 1 हर बच्चे से कराना, मतलब का टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त बहुत ज्यादा इसमें खर्च होगा। जबकि साइलेंट रीडिंग एट अ टाइम हर बच्चा खुद से कर लेगा, तो इसमें टाइम हमारा सेव होगा और एनर्जी भी सेव हो जाएगी। ठीक है ना। और लाउड रीडिंग ऑब्वियसली बातें करेंगे तो हमारा क्लास डिस्टर्ब होगी, जबकि खामोश खवानी में हमारी क्लास जो हो जाएगी वो पुरसुकून अंदाज में चलेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग के। कुछ डाउट है आपको इसके अंदर? नो मैम। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो CLT जिसको कहा जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसमें एक उसका मेन फीचर नहीं है, पूछा जा रहा है आपको, यानी कि 3 हो जाएंगे, एक नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, ऑलरेडी आपको दिया गया है, ड्रिलिंग। व्हाट इज मीन बाय ड्रिलिंग? बार बार दोहराना। जी, बार बार मश्क करना या फिर दोहराना जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की फीचर नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही आपको जाहिर हो रहा है, इसमें बच्चों को हम लोग बात करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, ना कि उनको रट्टा मारने लगेंगे। ड्रिलिंग करना मतलब एक ही स्ट्रक्चर को बार बार दोहराना, तो ये नहीं होगा इसके अंदर। हम पेयर वर्क कराएंगे बच्चों को, जोड़ी में वर्क कराएंगे, बच्चों को ग्रुप वर्क कराएंगे, क्लासरूम इंटरेक्शन होगा, यानी कि
बच्चा इसके अंदर एक्टिव रहेगा, बच्चे का रोल एक्टिव रहेगा, बच्चा खुद से करेगा, लर्निंग बाय डूइंग जो है कम्युनिकेटिव या फिर CLT का मेन फोकस रहेगा, ठीक है ना। ड्रिलिंग इसके अंदर नहीं होगी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐड किया है। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो हो जाएगा, जिसको हम लोग CLT के नाम से भी जानते हैं, उसके अदर नेम से फंक्शनल अप्रोच या फिर नोशनल अप्रोच। इसको पेश करने वाले कभी कभार पूछ लेता, तो आप लोग याद रखिए विल्किंस का नाम बार बार पूछ लेता कभी कभार, तो विल्किंस एक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप लोग दूसरे नेम्स भी याद रख सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका? सो टू डेवलप कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी, मतलब कम्युनिकेशन यानी कि हम लोग जब बातचीत करते हैं इसके अंदर प्रोफिशिएंसी बढ़ाना जो है इसका मेन मकसद है CLT का। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज बढ़ाना है बच्चों के अंदर, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन पे ज्यादा ये जोर देता है। मतलब बच्चा मीनिंगफुल इंटरेक्शन करेगा। हम क्या करेंगे, बच्चे को एक सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे हमारे क्लासरूम के अंदर, ग्रुप बना देंगे, उनका पेयरिंग में दे देंगे, फिर बच्चे क्या करेंगे, उस पर खुद से बोलेंगे, ठीक है ना। बच्चे वहां पर लैंग्वेज का यूज करेंगे, ये इस पर फोकस करता है। स्पेशली LSRW, व्हाट इज मीन बाय LSRW? Listening, reading, writing, listening, Listening, speaking, reading and writing. reading. यस, और कभी कभार आपको ये सीरीज पूछ लेता है, ठीक है ना। ये नेचुरल, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये नेचुरल सीरीज है। पहले बच्चा सुनेगा तो बच्चा बोलेगा, बच्चा रीड करेगा तो बच्चा लिखेगा। तो ये अगर हम फॉलो करते हुए जाएंगे तभी हमारी लैंग्वेज जो हो जाएगी वो सही तरीके से बच्चे के अंदर डेवलप्ड होगी। तो LSRW जो है ऑल जितने भी हमारे ये कॉम्पिटेंसीज है वो एक साथ इसके अंदर यूज में आते हैं, विच मीन्स कि जो हमारा CLT है इसके अंदर हम लोग कॉम्प्रहेंशन मतलब हॉलिस्टिक मैनर में LSRW चारों के ऊपर फोकस करते हैं, बता रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। मेन फीचर इसके अंदर है कि हम लोग लैंग्वेज के जितने भी स्किल्स हो जाएंगे LSRW तमाम को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जोड़कर हम लोग इसके अंदर सिखाते हैं। चाइल्ड सेंटर मेथड है, ऑब्वियसली बात है, बच्चों का इसके अंदर एक्टिव रोल है तो चाइल्ड सेंटर ये मेथड हो जाएगा। टीचर इसमें कोई उसका डोमिनेंट रोल नहीं रहेगा, टीचर ओनली फैसिलिटेटर का काम करेगा, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग जो है फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए टीचर? कौन बोला ये? कौन सी कमेटी बोली, कौन सा कमीशन बोला? जल्दी बोलो। कस्टमिज्म मैडम बाय कॉस्टगी NCF 2000 हाँ राइट, 2005 NCF 2005, यस, NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो टीचर रहेगा वो सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, क्योंकि जो हमारा NCF है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड NCF है, तो उस वजह से टीचर का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का रहेगा। वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा और उसका काम वक्त जरूरत बस गाइड प्रोवाइड करना है बच्चों को, उसका फुल्ली कोई रोल नहीं रहेगा। ओके, समझ में आ गया। और ये 2 वे प्रोसेस रहेगा भाई, जस्ट टीचर नहीं बात करेगा, बच्चे खुद से अपने पेयर में, अपने ग्रुप में, क्लास में इंटरेक्शन करेंगे, तो 2 वे प्रोसेस रहेगा। और ऑथेंटिक मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। व्हाट इज मीन बाय ऑथेंटिक मटेरियल? readers, ना, कोई बोलिए। क्लासरूम के टेक्स्ट बुक से हटकर, ठीक है ना, जो लैंग्वेज के हमारे पास टेक्स्ट बुक है उसके हटकर अगर हम उससे हटके अगर हम कोई और क्या कहेंगे मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज सिखाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे ऑथेंटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर खास तौर पर क्या लैंग्वेज सिखाने के लिए बनाया गया है? नहीं बनाया गया, लेकिन हम लोग उसका यूज करके बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसको अदर देन लैंग्वेज टीचिंग, स्पेशली उनको फोकस लैंग्वेज टीचिंग के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लैंग्वेज टीच कराने के लिए, तो वैसे मटेरियल को बोलेंगे हम लोग ऑथेंटिक मटेरियल, ठीक है। यूज ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल इन इंग्लिश टीचिंग, टेक्स्ट बुक इज नॉट अ कंपल्सरी कंपोनेंट, टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली सोर्स, यानी कि टेक्स्ट बुक से हटके भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे मटेरियल्स हो जाएंगे जिससे हम लोग बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं अदर देन टेक्स्ट बुक, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑथेंटिक मटेरियल। जैसा कि न्यूज़पेपर हो गया, जर्नल्स हो गए, कोई रिपोर्ट है, कोई पैम्पलेट है, कोई भी चीज जिससे हम लोग बच्चों में रीडिंग करा सकते हैं बच्चों को, ठीक है ना, ग्रामर सिखाते, एनीथिंग अदर देन अवर टेक्स्ट बुक, उसको हम लोग बोलेंगे ऑथेंटिक मटेरियल। उसका इस्तेमाल करके हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो ऑथेंटिक मटेरियल का यहाँ पर ज्यादा यूज है हमारे CLT में, ठीक है ना। इसके अलावा डिस्कोर्स प्रोडक्शन, व्हाट इज माय डिस्कोर्स? जल्दी जल्दी बोलिए, डिस्कोर्स किसको कहेंगे हम लोग? डिस्कस करना।
डिस्कोर्स, डिस्कोर्स कंपोजिशन का नाम सुने आप लोग? डिस्कोर्स कंपोजिशन, चलो कोई नहीं। लैंग्वेज का जब बच्चा यूज कर रहा है ना, तो लैंग्वेज का यूज बच्चा क्या करेंगे, कुछ चीजें जैसा कि लेटर है, लेटर राइटिंग है, डायरी है, और आप लोग क्या बोल सकते हैं, पैम्पलेट बनाना हो, स्टिकर बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, ये सारी चीजें कंपोजिशंस में आ जाएगी, डिस्कोर्स में आ जाएगी। बच्चा क्या करेगा, रियल मतलब जो भी चीजें सीख रहा है, वो सीखने के बाद खुद से कोई प्रोडक्शन कर रहा है, खुद से बच्चा मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है इंग्लिश सीख गया भाई, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, लेटर राइटिंग सीख रहा है इंग्लिश का यूज करके, तो ये लेटर राइटिंग एक डिस्कोर्स है, पैम्पलेट बनाना एक डिस्कोर्स है, डायरी राइटिंग एक डिस्कोर्स है, जनरल राइटिंग एक डिस्कोर्स है, रिपोर्ट तैयार करना डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स में आ जाएगा। नंबर ऑफ डिस्कोर्स है, आप लोगों को उसके बारे में भी पढ़ना है, तो ये तमाम जो है डिस्कोर्स में आ जाएंगे। तो मेन इसका मकसद क्या है सीएलटी का या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच का, हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज के जरिए डिस्कोर्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि लैंग्वेज बच्चा सीख गया, उसके बाद बच्चा खुद से क्या कर रहा है, डिस्कोर्स फॉर्म कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लेटर, इन द फॉर्म ऑफ डायरी राइटिंग, इन द फॉर्म ऑफ पैम्पलेट, पोस्टर कार्ड, ये सारी चीजें बच्चा खुद से बना रहा है, यानी कि डिस्कोर्स प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है। बच्चा लैंग्वेज सीखने के बाद अपने से खुद कुछ प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसमें फ्लुएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर। अब मेन चीज यहाँ पर यह है कि स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देना है, विच मीन्स कि ग्रामर का यहाँ पर ज्यादा रोल नहीं होगा सीएलटी में। हमको ग्रामर से लेना देना नहीं है, स्ट्रक्चर से हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ मीनिंग से लेना देना है। यहाँ पर मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर्म, ग्रामर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। और जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली यहाँ पर सिखाया जाएगा, विच मीन्स कि एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाया जाएगा। इंडक्टिव का क्या मतलब है यहाँ पर, बोलिए अब। हाँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएंगे हम लोग तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा, लेकिन डिडक्टिवली यानी कि पहले हम बच्चे को स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिखाए जाते, देखो स्ट्रक्चर, आप लोगों को टेंसेस याद रखने हैं तो पूरे स्ट्रक्चर सिखाए जाते पहले आपको, ये रट लेते आप, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स की तरफ जाते, तो वो डिडक्टिव मेथड है। लेकिन हमको ग्रामर किस तरह सिखाना है, इंडक्टिवली सिखाना है, यानी कि पहले हम लोग एग्जाम्पल्स ले लिए, उसके बाद कॉमन चीजें स्ट्रक्चर को फिर हम देखेंगे लास्ट में कि ये एग्जाम्पल में ये कॉमन चीज है, ये एग्जाम्पल में ये कॉमन चीज है, बाद में हम लोग उसका रूल बनाएंगे। ये इंडक्टिव मेथड है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर डाउट है कम्युनिकेटिव अप्रोच में? आगे बढ़ेंगे। या हाँ, तो हमारा हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 86 वन है, लैंग्वेज कैन बी टॉट इन अ बेटर वे। हम लोग लैंग्वेज को एक बेटर वे में सिखा सकते हैं। कब सिखा सकते हैं? क्लासरूम में बच्चे कम बात करने पर, जो टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों लिमिटेड बात करें क्लासरूम में, टीचर टॉक टाइम इज मोर, टीचर का टॉक टाइम ज्यादा रहे, कब होगा भाई? लैंग्वेज देखिए एक ऐसी चीज है, सब्जेक्ट अलग चीज है, लैंग्वेज अलग चीज है। सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने से आएगा, लेकिन लैंग्वेज आपको यूज करने से आएगा। जब तक आप लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। आप कितने भी रूल्स पढ़ लो, आप कितने भी ग्रामर पढ़ लो, आप कितने भी स्ट्रक्चर पढ़ लो, आप पूरी बुक रट्टी मार लो, लेकिन जब तक आप उसका यूज नहीं कर रहे कम्युनिकेशन में, आपके डेली लाइफ में, आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। तो लैंग्वेज कब सीख सकता है कोई भी? जब उसको मौके मिलेंगे भाई बात करने के। ऑब्वियसली बात है, लैंग्वेज कब सीखेगा बंदा कोई? जब उसको मौके प्रोवाइड किए जा रहे हैं बात करने के। स्पोकन इंग्लिश में होता क्या है, आप लोग कोई कोर्स ज्वाइन करे होंगे तो वहां पर आपको बस लैंग्वेज यूज करने की प्रैक्टिस की जाती है। तो जितना आप लैंग्वेज का यूज करेंगे, आपको लैंग्वेज उतनी आसानी से आएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना हम बच्चों को बात करने का मौका प्रोवाइड करेंगे क्लासरूम में, बच्चे की लैंग्वेज उतनी डेवलप्ड होगी। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पर? नो मैम। तो ये सिली वाले क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करना। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर देना भाई। टीचर को अहमियत दी जा रही है, गलत ऑप्शन है। बच्चे को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बच्चे को लिमिटेड लगाए जा रहे हैं, गलत ऑप्शन है। ठीक है ना? जहां पर बच्चा इनएक्टिव है, गलत ऑप्शन है, हटा देना उसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स इंस्ट्रक्टर टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट कोर्स मटेरियल इन अ डिजिटल फॉर्मेट इज कॉल्ड। आपको पता है ये वाला जो LMS है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन DSC में आया था। LMS का फुल फॉर्म पूछा था। तो यहाँ पर सामने है आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ नहीं है भाई, एक तरह का सिस्टम है जिसमें हम लोग हमारे लर्निंग को मैनेज करते हैं।
एज अ टीचर या फिर जो भी इंस्ट्रक्टर रहेगा वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या करेगा, जो भी चीजें उसने पढ़ानी है, जो भी मटेरियल यूज करने हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट देगा वो, ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। कौन सा जो तरीका है या फिर कौन सा सिस्टम हमको मदद करता है, तो वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ नहीं है यहाँ पर, देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है भाई, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, स्टूडेंट के जो भी परफॉर्मेंस उसको एवेलुएट करना है, कम्युनिकेट करना, MIS रिपोर्ट तैयार करना, मतलब डिजिटल फॉर्मेट जितनी भी चीजें हो जाएगी उसको हम लोग ऑफलाइन नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्मेट में उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कौन करेगा मदद उसमें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम करेगा, बस याद रख लो ये कौन सा है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है कोई भी इंस्ट्रक्टर या टीचर को हेल्प करेगा कि वो चीजों को कौन सा कहेंगे हम लोग, डिजिटल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड करे। बस इतना याद रख लीजिए आप लोग, इसमें कुछ अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन की। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार मैम ये फिर एक बार बोलिए ना। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है भाई, जितनी भी लर्निंग है यानी कि जो सीखने का अमल है उसके ताल्लुक से जितनी भी चीजें होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, एक्टिविटीज होंगे, ये सारी चीजें डिजिटल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करने में जो सिस्टम हमारी हेल्प करेगा उसको बोलेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नथिंग बट ये एक ऐसा निजाम है या फिर एक सिस्टम है जिसके जरिए जितनी भी चीजें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको हम डिजिटल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करेंगे। उतना ही, डिजिटल फॉर्मेट मीन ऑनलाइन फॉर्मेट, बुक से हटके, जैसा कि आप PPT वगैरह बना लो, ठीक है ना, आप लोग शीट्स बना लो, वर्ड फॉर्म करो, तो ये जितने भी हमारे डिजिटल फॉर्मेट्स हो जाएंगे उसमें हमको कन्वर्ट करने में या फिर ऑर्गेनाइज करने में कौन सा सिस्टम मदद करता है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मदद करता है। बस उतना याद रखो। जी मैम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पिक द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। अब एलिमेंट्री लेवल किसको कहेंगे, फर्स्ट टू 8th क्लास। या फर्स्ट टू 7th और फर्स्ट टू 8th जो हम पढ़ा रहे हैं, तो समझ लीजिए प्राइमरी ही उसको हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने के कौन सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब दूसरे ऑप्शन देखो आप लोग, पहले जो करेक्ट है उसकी तरफ मत देखो, दूसरे ऑप्शन क्यों गलत है वो देखिए आप लोग। लर्नर को नॉवेल्स पढ़ाने के लिए हम लोग सिखा रहे हैं क्या, ओनली, मैं बोली जहां भी ओनली वर्ड आएगा नेगेटिव हो जाएगा वो, क्योंकि बच्चों को वहां पे रेस्ट्रिक्शंस किया जा रहा है तो गलत हो जाएगा। सिर्फ लॉन्ग्वेज पढ़ाने के लिए बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं हम लोग प्राइमरी में, गलत बात हो गई। फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर भाई हमको भी नहीं आता, हम डिग्री पढ़ लेके PG कर रहे हैं हम लोग, हमको ही फॉरेन लैंग्वेज समझ नहीं आएगा लिटरेचर, तो क्या प्राइमरी लेवल पे वो एम रहेगा इंग्लिश पढ़ाने का, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को आर्टिकल्स लिखने के लिए, रिव्यू करने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो मेन सादी सिंपल सी बात है, प्राइमरी लेवल पे बच्चा सिर्फ इतना सीख जाए कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस है टारगेटेड लैंग्वेज में बच्चा फॉलो कर पाना। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में, एटलीस्ट बच्चों को जैसा कि हम सिट डाउन बोले तो समझ में आना, स्टैंड अप बोले तो समझ में आना, गो, कम, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट टारगेटेड लैंग्वेज जो हम सिखा रहे हैं वो लैंग्वेज में बच्चा वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकना, बस यही एक मेन है हमारे प्राइमरी में पढ़ाने का इंग्लिश। छोटी छोटी चीजें हैं रियल लाइफ से रिलेटेड, बच्चों को बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने आ जाना इंग्लिश में। टीचर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पढ़ने के लिए बोर्ड है, उठने के लिए बोर्ड है, बैठने के लिए बोर्ड है, जो भी हम इंग्लिश सिखा रहे हैं इंग्लिश में बच्चा समझ पाना, दैट्स इट। अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहा है मतलब कि हमारा एम मुकम्मल हो गया इंग्लिश पढ़ाने का प्राइमरी लेवल पर। किसी को डाउट है इसके अंदर? नो मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी लेवल इंग्लिश टेक्स्ट बुक। नहीं है पूछा जा रहा है, प्राइमरी लेवल की जो टेक्स्ट बुक है उनका एक फीचर कौन सा नहीं हो सकता भाई। देखिए एज अप्रोप्रिएट तो है भाई, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए भाई, ऑब्वियसली बात है छोटे बच्चों को इंटरेस्टिंग कलरफुल चीजें अट्रैक्टिव चीजें दी जाएगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। एक्टिविटीज ज्यादा होंगे, बिल्कुल छोटे बच्चों को हम लोग एक्टिविटी ही ज्यादा कराएंगे। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, मोर टेक्स्ट विदाउट पिक्चर एंड इमेजेस, यानी कि हम भर भर के टेक्स्ट दे रहे हैं, कोई भी पिक्चर नहीं है वहां पर, कोई भी इमेज नहीं है, तो क्या छोटे बच्चे ऐसे बुक्स देखेंगे, पढ़ेंगे, खोलेंगे? क्योंकि प्राइमरी की आप बुक्स देख लो, कलरफुल बुक्स है, इमेजेस और पिक्चर्स ही है, नंबर ऑफ सेंटेंस आपको टेक्स्ट ना के बराबर मिलेगा, आपको सिर्फ आपको पिक्चर्स ही मिलेंगे, क्योंकि प्राइमरी में बच्चों का अट्रैक्शन है, उनके एज के मेंटालिटी के हिसाब से बच्चे पिक्चर्स में, कलरफुल चीजों में ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम बच्चों को ही एक गाइड प्रोवाइड कर देंगे जिसमें ना कोई पिक्चर है, जब
जस्ट थियरिटिकल पार्ट है, तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे प्राइमरी के? वो ऑब्वियस सी बात है, नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नॉट अ फीचर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम हायर सेक्शन में जाएंगे, सेकेंडरी में जाओ आप, फिर या हायर सेकेंडरी में चले जाओ, वहां पर क्या होती है, हमारी बुक्स जो है उसमें पिक्चर्स बंद हो जाते हैं। क्योंकि छोटे थे भाई हम, पिक्चर्स हमको इमेजेस से अट्रैक्शन मिल जा रहा था, लेकिन वहां जाने के बाद हम लोगों की मेच्योरिटी आ जाती है, तो हम लोगों को पिक्चर्स की जरूरत नहीं है चीजों को समझने के लिए, क्योंकि वहां पर हम जब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती ना। प्राइमरी में बच्चे कॉन्क्रीट चीजें सीखते हैं, देखकर विजुअली तौर पर सीखते हैं, लेकिन जब हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हमको समझ में आएगी, तो सिर्फ टेक्स्ट को देखकर हम समझ सकते हैं। तो हायर सेक्शन की टेक्स्ट बुक हो सकती है ऐसी, लेकिन प्राइमरी की ऐसी नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 सेज आई हैव सम बिग बिग चॉकलेट, दिस इज बिकॉज ऑफ। कोई बच्चा बोल रहा है मेरे पास बड़ा बड़ा बहुत बड़ा चॉकलेट है, ये तो आप उर्दू में बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसी को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, बड़े बड़े को बिग बिग लगा रहा, वेरी बिग नहीं बोल रहा। बड़ा चॉकलेट है मतलब कि बहुत बड़ा चॉकलेट है, मतलब कि बिग बिग चॉकलेट है बोल रहा, वहां पर वेरी बिग नहीं बोल रहा। तो रीजन क्या है ये बिग बिग बोलने का, पूछा जा रहा है आपको। फॉरेन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस है, बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, इस वजह से वो बिग बिग बोल रहा है, या फिर टीचर ऐसा पढ़ा है उसको, टीचर का इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके ऊपर लैंग्वेज का, या फिर टीचर बोलते हैं ऐसा उसको समझा है इस वजह से कर रहा है, या फिर मदर टंग का इन्फ्लुएंस है इसके अंदर। बोलिए। यहाँ पर मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे मदर टंग में, जैसे कि हम बोल लेते हैं हम मेरे पास बहुत बड़ा चॉकलेट है, लेकिन बच्चे क्या बोल रहे हैं, मेरे पास बिग बिग चॉकलेट है बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसकी वजह से नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी कहाँ से आ जाएगी भाई यहाँ पर? लर्निंग डिसेबिलिटी जैसा कि बच्चे को लिखने नहीं आ रहा, बच्चे को बोलने नहीं आ रहा, अलग चीज है। बच्चा यहाँ पे मिस्टेक कर रहा, बच्चा बोल रहा है इंग्लिश में आई हैव अ बिग बिग चॉकलेट, बच्चा सेंटेंस सही फॉर्म करा, लेकिन बिग बिग 2 मरतबा ले लिया। रीजन क्या है? क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेरे पास बड़ा चॉकलेट है बोलते हैं, तो बच्चा वहां पर वो बताना चाह रहा है कि मेरे पास बड़ा चॉकलेट है, तो बिग बिग चॉकलेट बता रहा है वो। तो ये रीजन क्या है कि मदर टंग का इन्फ्लुएंस हो रहा है इसके ऊपर, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है यहाँ। लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे को बोलने ही नहीं आएगा भाई, बच्चे को रीड ही करने नहीं आएगा। डिसेबिलिटी यानी कि एक तरह का नुक्स है वो। बच्चा जो सेंटेंस बता रहा है, ये इसमें कोई कमी है क्या? बोलो, सेंटेंस में कोई नुक्स बता रहा है? बच्चा सेंटेंस तो सही बोल रहा है ना, बस एक बिग ज्यादा लगा रहा है। रीजन क्या है कि उसका मदर टंग इन्फ्लुएंस है। कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे मदर टंग में हम बोल लेते, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए कुछ और एक वर्ड होता, जैसा कि वेरी वर्ड है, बहुत का मतलब वेरी है। आई हैव अ वेरी बिग चॉकलेट बच्चा बोल सकता है, लेकिन बच्चा बोल रहा आई हैव अ बिग बिग चॉकलेट, मेरे पास बड़ा बड़ा चॉकलेट है मतलब। तो ये रीजन क्या हो रहा है, ये हमारे मदर टंग का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। बच्चा अपने मदर टंग में कुछ ऐसी बातें करता है, उसको जैसा कि वैसा ट्रांसलेट कर दे रहा इंग्लिश में, तो उस वजह से वहां पे मिस्टेक हो रही है इंग्लिश में। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, हाँ मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि प्राइमरी लेवल पर जो है एम्स कौन से होंगे और अपर प्राइमरी लेवल पर एम्स क्या हो जाएंगे इंग्लिश पढ़ाने के। तो कुछ चीजें आपने याद रखनी है। देखें कि जैसे कि प्राइमरी लेवल 1 to 5th क्लासेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे भाई, हम लोग बच्चे को मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू लर्न इंग्लिश। सबसे पहले बच्चों को हम लोग प्राइमरी में बस मोटिवेट करेंगे कि बच्चे आप इंग्लिश सीखो, इंग्लिश की तरफ हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश इज अ फन, यानी कि एक्टिविटीज के तौर पर बच्चों को फनी वे में हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं, और ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे कि बच्चे भाई फियर के तौर पर नहीं, जैसा बच्चे मदर टंग जैसा उर्दू को बच्चे अपने सीखते हैं ना, उसी तरह इंग्लिश को भी सीखें, उस तरह का माहौल प्रोवाइड करेंगे हम लोग प्राइमरी क्लासेस में इंग्लिश सीखने के लिए। बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, बच्चों को हमारे इंग्लिश से फैमिलाइज कराएंगे भाई। मतलब कोई दूसरी नहीं है इंग्लिश, हमारी अपनी है इंग्लिश, ठीक है ना। तो डर खौफ जो है बच्चों के अंदर खत्म कर देंगे इंग्लिश के ताल्लुक से। और उसके अलावा बेसिक LSRW जो है बच्चों को बेसिक इंग्लिश सिखाएंगे, ये एम है हमारा इंग्लिश सिखाने का प्राइमरी लेवल का। उसके अलावा छोटा सा बेसिक ग्रामर है, जैसा कि आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, हेल्पिंग वर्ब्स है, इसका इस्तेमाल सिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना। बच्चों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने आना, थोड़ा बहुत बोलने आना, ठीक है ना। परफेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बच्चा थोड़ा बहुत सेंटेंस बोल सक रहा, वर्ड बोल सक रहा, समझ सक रहा, काफी है, ठीक है ना। लेकिन वही जब हम अपर प्राइमरी चले जाएंगे, 6 to 8 चले जाएंगे, तो थोड़े बहुत हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसका लेवल बढ़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चा सुन के समझना चाहिए,
ये यहाँ पर एम हो जाएगा। स्पीकिंग एबिलिटी बच्चे की इंप्रूव होनी चाहिए। यहाँ पर रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, राइटिंग स्किल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जैसा हम हायर में जाएंगे राइटिंग स्किल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्रिएटिविटी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, बच्चे की कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बच्चा बात कर रहा है उसमें स्ट्रेस और इंटोनेशन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे भाई, मतलब कौन से चीज पे कितना स्ट्रेस देना है, जोर देना है, उसके मतलब प्रोनाउंसिएशन पे उसके हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। इससे हट के एक चीज है इंपॉर्टेंट है बच्चों के अंदर, हम लोगों को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग, जो भी रिटन डिस्कोर्स हो जाएंगे वो रिटन डिस्कोर्स को बच्चे तो पहले प्लान कर सकना, उसको ऑर्गेनाइज कर सकना, उसको रिवाइज कर सकना और उसको एडिट कर सकना। ये राइटिंग के स्टेप्स है, याद रख लो। कोई भी राइटिंग जब हम करते हैं तो ये राइटिंग के स्टेप्स है। पहले तो बच्चे प्लान करेंगे, फिर उस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसको एडिट करेंगे। ये राइटिंग डिस्कोर्स के क्या कहेंगे हम लोग स्टेप्स हो जाएंगे। तो बच्चा हायर लेवल पर जब जाएगा, अपर प्राइमरी में जब जाएगा तो उसको रिटन डिस्कोर्स आने चाहिए। तो हायर लेवल पे हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, राइटिंग पे, और लोअर लेवल पर हम लोग लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रखें, इससे हटके कुछ नहीं है। और ऐसे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को कि देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन हो ही नहीं सकता बोलकर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जी मैम। Yes, madam. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। टाइम क्या हो रहा है, 47। ओके चलो ले लेते हैं 15 मिनट। हाँ जी, द फॉलोइंग थीम सूट्स बेस्ट टू प्राइमरी लेवल स्टूडेंट। देखिए प्राइमरी की बात की जा रही है, आप लोग ऑप्शंस पढ़िए भाई। प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम लोग कौन से थीम्स का यूज कर सकते हैं। बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे क्या प्राइमरी लेवल पर? बच्चों को वर्ल्ड के बारे में, आसपास के कंट्रीज के बारे में पढ़ाएंगे क्या? बच्चों को आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे क्या? भाई ऑब्वियसली बात है, बच्चों को प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम इंग्लिश, तो किस तरह बच्चे फियर नहीं करना भाई, कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखना, तो आसपास की चीजें हो जाएंगी, खुद के सेल्फ से रिलेटेड, उसके फैमिली से रिलेटेड, उसका घर है, उसके फ्रेंड्स है, उसके आसपास के पेट्स है, आसपास की चीजें हैं, मतलब माहौल में जो चीजें हो जाएंगी उसको लेकर हम लोग इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे। थीम रहेगी, ठीक है ना, सेल्फ से रिलेटेड थीम रहेगी हमारे प्राइमरी में। फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में किसको क्या कहेंगे, कुछ नेम्स हो जाएंगे। हमारे होम से रिलेटेड, घर में कौन सी चीजें हो जाएगी, फ्रेंड्स हो जाएंगे, पेट्स हो जाएंगे। तो ये टॉपिक को हम लोग प्राइमरी में यूज करते हैं ताकि बच्चे को क्या लगे, इंग्लिश हमारी अपनी है, हमारा इससे ताल्लुक है, कहीं ना कहीं हमारा इससे ताल्लुक है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर समझाने की चीज है कि ऑप्शन देके आप लोग खुद कर सकते हैं आंसर को। आगे बढ़ू मैं। Yes, ma'am. जी मैम। जी, ma'am. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैसिव वोकैबुलरी रिफर्स टू द वर्ड्स दैट लर्नर्स। पैसिव वर्ड, पैसिव का मतलब क्या है भाई, बोलो। व्हाट इज मीन बाय पैसिव एंड व्हाट इज मीन बाय एक्टिव। यहाँ पे मुझे आप डिफरेंस बताओ, एक्टिव का क्या मतलब है, पैसिव का क्या मतलब है। एक्टिव बोलता चुस्त, पैसिव बोलता सुस्त। हाँ, आप मीनिंग बोल दिए, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बोलिए आप। यहाँ पर कैसा रहेगा, पैसिव में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा, एक्टिव में कैसा रहेगा। एक्टिव वोकैबुलरी मतलब ऐसे अल्फाज जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसे एक्टिव वोकैबुलरी करते हैं, और पैसिव वोकैबुलरी यानी जो वर्ड्स को हम रोज डेली यूज में नहीं इस्तेमाल करते उसको पैसिव वोकैबुलरी बोलते हैं। एक वर्ड याद रख लीजिए, यूज, प्रोडक्शन। एक्टिविटी यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा खुद से अगर कर रहा है तो बच्चा वहां एक्टिव है। बच्चा सिर्फ सुन रहा है तो वहां पे बच्चा पैसिव है। ये डिफरेंस समझ में आया आपके? खुद से इस्तेमाल करना एक्टिव, दूसरों का सुनना पैसिव। तो एक्टिव वोकैबुलरी ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे जो बच्चा खुद से इस्तेमाल करेगा, विच मीन्स के कब इस्तेमाल करेगा बच्चा, जब बोलेगा, स्पीकिंग, जब लिखेगा, राइटिंग, अगर उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो एक्टिव वोकैबुलरी में आ जाएगी, और इसका इस्तेमाल हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। पैसिव वोकैबुलरी क्या है, ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे बच्चे समझ तो सकेगा, मतलब बच्चे को उसका नॉलेज होगा, समझेगा, लेकिन उसको रेगुलरली यूज नहीं करेगा बच्चा। देखो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो एक्टिव वोकैबुलरी रहेगी प्रोडक्टिव इन नेचर रहेगी भाई। प्रोडक्टिव यानी कि बच्चा खुद से उसको प्रोड्यूस्ड करेगा, यानी कि खुद से बोलेगा, यानी कि अपने मुंह से बोलेगा तो यूज करना है, लिख रहा है यानी कि यूज कर रहा है। आपको इतना तो पता ही होगा ना, जो हमारे LSRW है उसके अंदर जो दो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं भाई इसको, चलो मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे मैं वो एक स्लाइड ऐड की,
तो दो प्रोडक्टिव स्किल्स हो जाएंगे और दो जो हो जाएंगे रिसीवर स्किल्स हो जाएंगे। तो प्रोडक्शन किसमें होगा? LSRW में प्रोडक्टिव जो स्किल्स है वो कौन से हो जाएंगे? बच्चा जहां पर बात करेगा यानी कि प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा जब लिखेगा तो प्रोड्यूस करेगा। तो ये स्पीकिंग और राइटिंग जो हो जाएंगे ना, ये हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स में आ जाएंगे। यानी कि बच्चा यहाँ पर लैंग्वेज का यूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्पीकिंग और इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन जब बच्चा सुनेगा, जब बच्चा लिसनिंग कर रहा है, तो क्या बच्चा वहां पे एक्टिव रहेगा? वहां प्रोडक्शन हो रहा है क्या कुछ वर्ड्स का? बच्चा वहां रिसीव कर रहा है भाई, बच्चा वहां पर पैसिव है और बच्चा सिर्फ सुन के रिसीव कर ले रहा चीजों को। उसके अलावा बच्चा रीड कर रहा, समझिए कोई चीज। बच्चा जब रीड करेगा तो खुद से प्रोड्यूस कर रहा क्या? वो चीज नहीं कर रहा, ऑलरेडी लिखी हुई चीजें उसको रिसीव कर रहा वो अपने अंदर। तो प्रोडक्टिव इन नेचर एक्टिव वोकैबुलरी रहेगी, पैसिव वोकैबुलरी जो रहेगी रिसेप्टिव इन नेचर रहेगी, और एक्टिव वोकैबुलरी जो रहेगी रिकॉल एंड यूज इन राइटिंग और स्पीकिंग। राइटिंग और स्पीकिंग में हम इसको इस्तेमाल करेंगे या फिर रिकॉल करेंगे। जबकि पैसिव वोकैबुलरी जो हो जाएगी, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते रीडिंग और लिसनिंग। मतलब कोई चीज मैं आपको अभी बोल रही हूँ, कोई वर्ड आपको समझ में आ रहा है लेकिन आप यूज कर रहे क्या? उसको सुन ले रहे बस आप, तो वो पैसिव हो गई। पढ़ ले रहे आप उसको, तो वो पैसिव हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। एंड इनकोडिंग वोकैबुलरी एंड डिकोडिंग वोकैबुलरी भी याद रख लो। इनकोडिंग यानी कि जब कोई चीज की कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इनकोडिंग कहलाएगा। और सामने वाला कम्युनिकेशन के लिए इतना तो पता ही है, दो लोगों की जरूरत है भाई। कम्युनिकेशन हम अकेले कर सकते क्या? दीवारों से बातें कर सकते? कम्युनिकेशन कहेंगे उसको। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि ये टू वे प्रोसेस रहेगा। एक तो सेंडर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा, यानी कि बात करने वाला और एक सुनने वाला रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग बात करेंगे यानी कि इनकोडिंग होगा वो, और सामने वाला जब उसको डिकोड करके रिप्लाई करेगा तो वो डिकोडिंग होगा। इतना तो पता ही है ना आप लोगों को, इनकोडिंग डिकोडिंग किसको कहेंगे। कोई मैसेज जा रहा है, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ कुछ भाई, मैं अभी कुछ अल्फाज बोल रही हूँ, ये इनकोडिंग है। आप उसको समझ के रिप्लाई कर रही है, डिकोडिंग कर रहे हैं आप। ओके, जी मैम। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा, the knowledge and skills you want student to acquire by the end of the course or after completing a particular unit or assignment are called। यानी कि कोई यूनिट पढ़ा लिए, कोई कोर्स पढ़ा लिए, आप लोग कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट दे दिए या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा लिए, उसके बाद बच्चों के अंदर जो नॉलेज और स्किल्स आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो लर्निंग आउटकम्स कहलाएंगे। ठीक है ना? आसान सा क्वेश्चन था ये। लर्निंग आउटकम्स किसको कहेंगे? हम लोग ऑलरेडी हम लोग कोई लेसन जब पढ़ाते हैं तो लर्निंग आउटकम सबसे पहले लिखते लेके जाते हैं कि ये सबक पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर हमको क्या नॉलेज हासिल होगी। बच्चों के अंदर मतलब बच्चों को क्या देना है भाई। एक कोई लेसन पढ़ा रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे थीम जो है भाई शेल्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ये शेल्टर पढ़ाने से या फिर ये जो मैं पढ़ा रही हूँ लेसन शेल्टर, उससे पहले लेसन पढ़ाने से पहले मैं लिख लूंगी कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। ये लेसन पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर मैं क्या क्या हासिल कर पाऊंगी, उसको कहेंगे हम लोग लर्निंग आउटकम्स। को समझाने की जरूरत है यहाँ पर? नो मैम। नहीं मैम। नो। चलें आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, तो यहाँ पर जब वोकैबुलरी की बात आ गई थी तो मैं अपने से एक स्लाइड ऐड कर ली थी, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेता और इम्पोर्टेंट चीज है। एक होते हैं हमारे कंटेंट वर्ड्स और एक होते हैं हमारे फंक्शनल वर्ड। बहुत लोगों को इसमें क्या कहेंगे कंफ्यूजन रहता। कंटेंट वर्ड जिसको हम लोग लेक्सिकल वर्ड्स भी कहेंगे। कंटेंट एंड लेक्सिकल बोथ आर सेम, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर बोथ आर सेम। ठीक है ना? दो नेम सेम के, कंटेंट को ही लेक्सिकल बोलेंगे, फंक्शनल को ही स्ट्रक्चरल बोलेंगे। अब मेन यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या है भाई? मेन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिए, जो भी कंटेंट वर्ड या फिर लेक्सिकल वर्ड रहेंगे ना, उसके खुद की अपनी मीनिंग रहेगी। ठीक है ना? जैसा कि मैं बैट बताई, बैट बोलते ही आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा, बैट एप्पल, बैट आ रहा है। ठीक है ना? स्काई आ रहा है, बुक आ रहा है। मतलब इंडिपेंडेंटली जिसके मीनिंग रहेंगे वो रहेंगे हमारे कंटेंट वर्ड या फिर लेक्सिकल वर्ड। अब मैं बोल रही आर, इज, एम, दैट, इसकी कुछ मीनिंग माइंड में आ रही है आपके? नो मैम। तो ऐसे वर्ड जो हेल्प करेंगे हमारे मेन वर्ड को, उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल वर्ड या फिर स्ट्रक्चरल वर्ड। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? यस मैम। जी। ऐसे वर्ड जिससे खुद के इंडिपेंडेंटली मीनिंग रहेंगे। जी
कलिमा और महमल बोल सकते हैं ना? यस, आप लोग बोल सकते हैं इसको। उर्दू से अगर रिलेट करना है तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ दो भी लैंग्वेज का आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरा मेथड भी यही है, मैं कभी उर्दू और इंग्लिश को अलग नहीं पढ़ी, जितने टॉपिक सेम होते हैं मैं साथ में पढ़ती हूँ उसके, क्योंकि वक्त भी ज्यादा जाया नहीं होता उसके लिए। तो आप बोल सकते हैं कलमा और महमल बोल सकते हैं, यानी कि कलमा यानी कि जिसके खुद के इंडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं, और वो कलमे को सपोर्ट करने के लिए जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो वो वर्ड को सपोर्ट करने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना, तो वही हो जाएंगे हमारे हेल्पिंग वर्ड्स, हमारे स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल वर्ड्स। तो कैरी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, देन कन्वे मीनिंग, प्रेजेंट फैक्ट्स, जैसा कि हमारे नाउन्स हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। नाउन के एग्जांपल तो जल्दी जल्दी। कुछ नाउन्स के एग्जांपल्स दीजिए। बुक, लेंस, बुक, पेंसिल, थिंग्स, पेन। प्लेस, या किसी भी चीज का नाम, ठीक है ना। कोई भी आपके आसपास में कोई चीजें रखी हुई है, फैन है हमारे पास, बेड है, बुक है, मिरर है, अलमीरा है, मतलब कोई भी चीज का नेम, ये नाउन्स हो जाएंगे। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की स्पेलिंग में कुछ बोलिए। ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल के अपने मीनिंग है, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, खूबसूरत, ठीक है। लेजी, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, अगली, ये मतलब इतनी भी अपने खुद की मीनिंग रख रहा है। तो एडजेक्टिव्स भी जो है वो भी लेक्सिकल वर्ड्स हो जाएंगे। मेन वर्ब्स हैं हमारे, एक्शन वर्ब्स, ईटिंग, स्लीपिंग, टीचिंग, लिसनिंग, ये जो वर्ब्स हो जाएंगे इसकी खुद की अपनी मीनिंग है, तो मेन वर्ब्स भी जो हो जाएंगे हमारे वो भी लेक्सिकल वर्ड्स में आएंगे। एडवर्ब्स भी हमारे क्या कहेंगे हम लोग, लेक्सिकल वर्ड्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको ही हम लोग कंटेंट वर्ड बोलेंगे, इनको हम लोग लेक्सिकल वर्ड बोलेंगे। इसके अलावा एक और नाम है, कभी कभार आपको अगर पूछना रहा तो पूछ लेता, ओपन क्लास वर्ड्स। ओपन क्लास वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, यानी कि इसका दरवाजा खुला है, मतलब नए इसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं वर्ड्स को, न्यू वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। नए वर्ड्स को एक कैटेगरी में हम लोग ला सकते हैं, इसलिए ओपन क्लास वर्ड्स है, क्योंकि नए नए अगर वर्ड्स, अगर नई चीजें जब वजूद में आएगी तो ऑब्वियसली बात है उसके भी कुछ नेम सके जाएंगे, तो वो भी लेक्सिकल रहेंगे। तो इसको हम लोग ओपन क्लास वर्ड्स भी बोलेंगे, क्योंकि इनका दरवाजा खुला रहेगा, ये वर्ड्स में हम लोग इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स हो जाएंगे उसको हम लोग क्लोज्ड क्लास वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग नई चीजें इसके अंदर ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इज, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ड है उससे हटके और नए बना सकते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स? नहीं बन सकते, ये लोग लिमिटेड है, फिक्स्ड है ये, तो इसलिए इनको हम लोग क्लोज्ड क्लास वर्ड्स कहेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दे दी गई, आई हैव सीन अ टॉल ओल्ड मैन विद अ स्टिक इन हिज हैंड। तो यहाँ पे देखना, लंबा, ओल्ड मैन और स्टिक और हैंड अपने खुद के मीनिंग रख रहे, लेकिन इनके बीच में जो ये ए, विथ, हीज, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये हेल्प कर रहे हैं, उसकी खुद की मीनिंग नहीं है उसके। तो आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है इसके अंदर? नहीं है। ओके, चलें फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक स्लाइड कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह, फिर क्लास एंड करके कल कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई जो है वो क्या है बोल के पूछ रहा है भाई। रीजन बेस्ड इवैल्यूएशन है, बोर्ड बेस्ड इवैल्यूएशन है, स्टेट बेस्ड इवैल्यूएशन है, या फिर स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है। तो क्या है भाई सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है। कंटिन्यू, ये जो सीसीई है उसके मेन दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे? अभी जो स्कूलों में चल रहा है वो सीसीई मॉडल ही चल रहा है। मेन कंपोनेंट जी फॉर्मेटिव और सबमेटिव। जी, फॉर्मेटिव एंड समेटिव हो जाएंगे। फॉर्मेटिव 4 रहेंगे, समेटिव 2 रहेंगे। समेटिव जो हो जाएंगे एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर हो जाएगा, या फिर आप कुछ लेसन्स पढ़ाने के बाद एक टारगेटेड पीरियड खत्म होने के बाद रहेगा। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहेगा। ये सारी चीजें तो आपको पता है, इस पर बहस करने की जरूरत है क्या? आगे आएंगे क्वेश्चंस जब करेंगे। ओके, तो याद रख लीजिए एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ही है। नेक्स्ट है हमारा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। चलो मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ, क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? जवाब दीजिए। यस। कुछ भी एक दे दो। यस हाँ, एक कोई कहेगा यस या फिर कोई कहेगा नो, इससे हट के कोई कुछ बोलेगा। और या तो आप यस कहेंगे या तो आप नो कहेंगे, या इससे हट के कोई और जवाब दे सकते हैं।
नो नो मैम वही No, ma'am. हाँ, तो ऐसे No. सवाल जिसके लिमिटेड ऑप्शंस होंगे या फिर आंसर्स होंगे, यस एंड नो रहेगा या फिर जिसका सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस को बोलेंगे हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ऐसे सवाल जिसके जो जवाब हो जाएंगे वो डिफाइन है भाई ऑलरेडी, या तो यस रहेगा या फिर या तो नो रहेगा, या तो मैम ट्रू और फॉल्स। यस ट्रू और फॉल्स को भी आप ले सकते हैं इसके अंदर, या तो वो चीज ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी, यानी कि हमारा खुद का इमेजिनेशन उसमें कुछ नहीं रहेगा, वो चीजें फिक्स्ड रहेगी ऑलरेडी, या तो हाँ रहेगा या तो ना रहेगा, या तो सही रहेगा या तो गलत रहेगा। हम लोग खुद से हमारे माइंड से कोई दूसरा आंसर ले सकते हैं क्या? उसमें गुंजाइश है क्या कुछ देने की? नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलेंगे हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें हाउ आता है ना मैम जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे तो? जी हाउ आ जाएगा उसमें, यानी कि हम लोग जैसा कि मैं यहाँ पर कोई एक चीज पूछ लूं आपको, तो यहाँ पर एक मैं जब क्वेश्चन करूंगी तो जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है सबका अलग रिएक्शन मिलेगा मुझको वैसे क्वेश्चन पे। जैसा कि मैं पूछ ली हाउ इज अवर क्लास गोइंग ऑन, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, तो कोई जवाब देगा हाँ या ना, कोई बोलेगा अच्छी चल रही है, कोई बोलेगा स्लो चल रही है, कोई बोलेगा फास्ट चल रही है, कोई मतलब अपने अपने पर्सनल व्यूज देंगे भाई इसके ऊपर आप लोग। मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे आंसर मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे सवाल जिसके नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं उसको बोलेंगे हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और आजकल हम लोगों को बच्चों को जो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग वो ओपन एंडेड ही करने हैं, हमको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं करना है। पुराना जमाना चले गया वो जहां पर हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करा करते थे। आज हमको सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन ही करने हैं बच्चों को। ओके, मल्टीपल चॉइस की कुछ बोलना है भाई? जिसके मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहते हैं भाई, ऑप्शंस ही रहते हैं, मतलब खुद से भी यहाँ पे देखिए खुद से क्रिएट नहीं कर रहे आप लोग, ऑलरेडी आपको ऑप्शंस दे दिए गए, इनमें चूज करना है आपको एमसीक्यू में। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसी बात ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा जो रिफ्लेक्शन करेगा मैं कितना सीखा हूँ, हमारी जो हम लोग कुछ सीखे हैं तो उसी के ऊपर हम खुद से सवाल कर रहे हैं, मैं कितना सीखा, मैं कैसा था, मैं क्या, मतलब खुद से जब कोई सवाल कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस कहेंगे। ओके, सो कैसी रही क्लास, समझ में आई आप लोगों को? यस मैडम, बहुत अच्छी थी।